आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं या प्लांट्स हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। एंड वो फूड जो है वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, हेल्थ प्रोवाइड करता है और लाइफ प्रोवाइड करता है। नाउ बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्ब्स जो होते हैं वो हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स भी हमें 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, तो इक्वल होता है ये। बट जो फैट्स होते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा होता है, विच इज 9 किलो कैलोरीज। अगर मैं बात करूँ 1 किलो कैलोरी की, तो 1 किलो कैलोरी के अंदर 1 कैलोरी प्रेजेंट होती है। एंड 1 किलो कैलोरी के अंदर अगर मुझे काउंट करना है कितने किलो जूल्स होते हैं, तो इट इज 4.184 किलो जूल्स। अगर मुझे देखना है कि 1 किलो जूल में कितने किलो कैलोरीज होती हैं, इट इज 0.239 किलो कैलोरीज। तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर कार्ब्स जो हैं वो 250 किलो कैलोरीज हैं। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कैलोरीज कितनी हुई, तो इट इज 250 कैलोरीज। वाई? बिकॉज 1 किलो कैलोरी के अंदर आपका 1 कैलोरी होती है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ 250 किलो कैलोरी की, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर 250 कैलोरीज होंगी। वैसे ही प्रोटीन के अंदर अगर 150 किलो कैल है तो इट इज 150। एंड फैट के अंदर अगर 250 किलो कैलोरीज है तो इट मेक्स 520 कैलोरीज। अगर मैं इसको टोटल करूँ तो उस फूड प्रोडक्ट के अंदर 920 कैलोरीज प्रेजेंट है। ना हमारे डाइटरी गोल्स क्या क्या होते हैं जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी मील लेते हैं, तो उसमें हमें कितने परसेंट कार्ब्स खाने चाहिए, कितने फैट होना चाहिए और कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो जब आप कोई भी मील कंज्यूम करते हो, तो उसमें आपके जो कार्ब्स हैं वो 50 to 70% होने चाहिए। देन आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके 10 to 20% होने चाहिए। एंड जो आपका फैट है वो 20 to 30% होना चाहिए आपकी डाइट में। तो जो भी आप अपनी डाइट लेते हो उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स इतनी परसेंटेज में प्रेजेंट होने चाहिए। बट अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो डाइट पे हैं या जो लोग जिम करते हैं, तो यूजुअली वो अपनी कार्ब्स की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं। एंड जो प्रोटीन है उसको इंक्रीज कर देते हैं और फैट्स को भी कम कर देते हैं। तो प्रोटीन और फाइबर, ये दोनों चीजें जो हैं, ये यूजुअली जो भी डाइट करते हैं या जो जिम करते हैं उन लोगों वो लोग वो लेते हैं। अब कुछ टर्म्स होते हैं जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है हमारे पास प्रूडेंट डाइट। प्रूडेंट डाइट का मतलब होता है टेम्पररी पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सर्जरी होती है या कोई भी ऑपरेशन होता है तो एक स्पेसिफिक टाइप का फूड रिकमेंड करता है डॉक्टर, कि आपकी अभी सर्जरी हुई है या आपका ऑपरेशन हुआ है तो अभी आपको लाइट खाना खाना है, जैसे कि आप दलिया खा सकते हो, खिचड़ी खा सकते हो, रोटी सब्जी वगैरह अवॉइड करना। तो किसी भी सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड खाना, उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट डाइट। और ये टेम्पररी पर्पस के लिए होती है। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के 2-3 दिन तक आपको बहुत लाइट खाना खाना होता है। तो टेम्पररी डाइट हुई ना वो, थोड़े 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप रेगुलर अपना खाना खा सकते हो, जो भी आप खाते हो, रोटी सब्जी जो भी आप खाते हो अपनी डेली लाइफ में। तो प्रूडेंट डाइट का मतलब होता है जो आप टेम्पररीली खाते हो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होने चाहिए। और वो इतनी क्वांटिटी में होने चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी ना हो पाए। डेफिशिएंसी का मतलब है कि कोई भी न्यूट्रिएंट कम नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। तो बैलेंस करके हर एक न्यूट्रिएंट आपको खाना है, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर। और हर एक न्यूट्रिएंट उनके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए ताकि आपको उसकी डेफिशिएंसी ना हो आगे चल के। उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर मैं बात करूँ स्टेपल डाइट की, तो स्टेपल डाइट होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल डाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपके कल्चर में एक्सेप्ट करी जाती है। जैसे अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, तो साउथ इंडिया के अंदर कल्चरली एक्सेप्ट क्या करते हैं, यूजुअली लोग क्या खाते हैं, इडली सांबर डोसा, वड़ा, उपम उपपम उत्तपम सॉरी। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा खाई जाती हैं। तो बेसिकली जो ये फूड है, ये साउथ इंडियन लोग जो होते हैं ये कल्चरली यही खाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टेपल डाइट। तो जो भी कल्चरली आपका खाना है, जो आप कल्चरली खाते हो, वो स्टेपल डाइट होती है। अब और कौन कौन से फूड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं एक्सेप्ट कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स?
इसके अलावा फाइबर्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं, और ये आपकी 2 किलो कैलोरीज देते हैं। हमने देखा था कि जो हमारे कार्ब्स होते हैं वो हमें 4 किलो कैल देते हैं, प्रोटीन्स भी हमें सेम देते हैं, बट जो फैट होते हैं वो हमें 9 किलो कैल देते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे कम कैलोरीज जो होती हैं वो आपके फाइबर में होती हैं, विच इज 2 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट होता है अल्कोहल। अल्कोहल भी ऐसी चीज होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो हमें 7 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है। एंड वाटर, ये मेन चीज है कि वाटर के अंदर 0 कैलोरीज होती है। तो वाटर जो है वो आपकी वेट गेन नहीं करता, तो वाटर जो है आपको रेगुलर पीना चाहिए। वाटर के अंदर 0 कैलोरीज होती हैं। फाइबर्स, अब फाइबर्स जो होते हैं आपका उनका रिक्वायर्ड क्या मतलब डोज है जो आप डेली आपको खाना चाहिए। डाइटरी रिक्वायरमेंट आपकी कितनी होती है फाइबर्स की? ये होती है आपकी 40 ग्राम पर 2000 किलो कैलोरीज। हमने अभी तक पढ़ा कि कोई भी चीज होती है वो आपको कितनी अमाउंट में खानी चाहिए, बट जो फाइबर्स होते हैं वो हम पर कैलोरी देखते हैं। कि अगर आप फॉर एग्जांपल 2000 किलो कैलोरीज खा रहे हो एक दिन में, तो उसमें से 40 ग्राम्स आपका फाइबर होना ही होना चाहिए। तो हम इसको कैलोरीज के बेसिस पे काउंट करते हैं कि 2000 किलो कैलोरीज में से आपको 40 ग्राम फाइबर लेना है। अब हमारे पास कुछ और टर्म्स आते हैं जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए, जैसे कि फूड अडल्टरेशन। फूड अडल्टरेशन क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी फूड प्रोडक्ट में ऐड किया गया है, जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर रहा है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को कम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क। कुछ लोग क्या करते हैं, मिल्क होता है, मिल्क के अंदर नॉर्मल हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, ये सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बट अगर मैं मिल्क के अंदर पानी ऐड कर दूं, तो मिल्क की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और इवेंचुअली दूध के अंदर अगर आप पानी ऐड कर दोगे तो आपकी बॉडी को भी हार्म करेगा, क्योंकि अमाउंट जो है दूध की वो बढ़ जाएगी, लेकिन न्यूट्रिशन तो कम हो जाएगा ना। जो क्वांटिटी आपको 1 लीटर दूध दे रहा था उसमें आपने और 1 लीटर पानी मिला दिया, तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू तो कम हो जाएगा, और वो चीज़ आपको हार्म भी करेगी आपकी बॉडी को। तो कोई भी चीज़, जैसे कि मिल्क के अंदर हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर जो है वो क्या है? फूड अडल्टर्ड है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फूड एडिटिव। फूड एडिटिव का क्या मतलब होता है? कोई भी सब्सटेंस जो हम किसी भी फूड प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिशन को हार्म नहीं करता, बट उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। इसका क्या मतलब है कि फूड एडिटिव के अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हम किसी भी फूड प्रोडक्ट के जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है जो कि आप अपनी किचन के अंदर सिर्फ 10 दिन तक रख पा रहे थे, अब आप उस चीज के अंदर एक प्रिजर्वेटिव डाल दोगे, तो क्या होगा? वो सेम चीज जो है जो 10 दिन तक आप यूज कर पा रहे थे, उसके बाद वो एक्सपायर हो जा रही थी, वो चीज 1 महीने तक चलेगी आपकी। तो इस फूड प्रिजर्वेटिव ने क्या किया? आपका जो फूड प्रोडक्ट था जिसके अंदर भी आपने प्रिजर्वेटिव डाला, उसकी लाइफ बढ़ा दी, उसकी एक्सपायरी डिले कर दी। मतलब जहां अगर आप 10 दिन तक वो चीज यूज कर रहे थे, प्रिजर्वेटिव डालने के बाद उसकी शेल्फ लाइफ 1 महीने तक बढ़ गई, तो आप उस चीज को 1 महीने तक यूज कर पा रहे हो। तो उसे हम बोलते हैं फूड एडिटिव प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर ऐड करते हैं जो कि उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करता है, और जो भी चीज हमने ऐड करी है उस फूड प्रोडक्ट में वो उसमें नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सॉल्ट। तो जो भी हमारा सॉल्ट बनता है, हमारी जो भी, जैसे हम सॉल्ट बनाने का प्रोसीजर होता है हमारा, तो उसके अंदर क्या होता है? आयोडीन नहीं होता। जब हम सी वगैरह होती है, जो समुद्र वगैरह होते हैं, वहां से सॉल्ट बनता है हमारा। तो जब हम सॉल्ट वैसे बनाते हैं सी से, तो क्या होता है कि आपका आयोडीन नहीं होता सॉल्ट में पहले से। तो जब हम उस सॉल्ट को फैक्ट्रीज में लेके जाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं उस सॉल्ट को, तो उसके अंदर ऊपर से आयोडीन डाला जाता है, और फिर उसके बाद जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर स्टोर करके मार्केट में भेजा जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया? सॉल्ट के अंदर आयोडीन नहीं था, 0 अमाउंट में था, तो हमने क्या किया? ऊपर से ऐड किया आयोडीन, ताकि उस सॉल्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाए। एंड आयोडीन जो है वो क्या हुआ? फोर्टिफाइड हुआ, मतलब जो सॉल्ट है उसके अंदर हमने ऊपर से आयोडीन डाला है। तो जो आपका आयोडीन होता है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जो आपका सॉल्ट होता है उसके अंदर आयोडीन क्यों डालते हैं? बिकॉज क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको गोइटर होने के चांसेस हो सकते हैं।
गोइटर जो होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से आपकी गर्दन जो है वो एकदम फूल जाती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से अगर आयोडीन आप अपनी डेली रूटीन में नहीं लेते हो, अपने सॉल्ट में नहीं लेते हो, तो उस वजह से आपको आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से अगर आप सॉल्ट यूज करते हो तो उसमें आयोडीन आप जरूर चेक करो कि है या नहीं। नेक्स्ट होता है हमारे पास फूड एनरिचमेंट। फूड एनरिचमेंट का क्या मतलब होता है? कोई भी सब्सटेंस जो ऐड किया गया है उस फूड प्रोडक्ट में, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए, बट वो चीज जो है वो उस फूड प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है पर लो क्वांटिटी में है। जैसे फूड फोर्टिफिकेशन में क्या था, आयोडीन जो था वो आपके सॉल्ट में बिल्कुल ही नहीं था, जीरो अमाउंट में था। लेकिन फूड एनरिचमेंट में क्या होगा, आपका जो भी चीज आप ऐड करोगे ऊपर से वो प्रेजेंट होगी, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में होगी। तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वो चीज हम ऊपर से ऐड कर देते हैं। जैसे कि आयरन इन बिस्किट्स। जो बिस्किट्स हम बनवाते हैं, जो बिस्किट्स मार्केट में आते हैं, उनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है पहले से, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम ऊपर से आयरन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बिस्किट्स जो होते हैं उसमें आयरन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे फूड एनरिचमेंट का क्या मतलब है कि जो भी चीज आपने डाली है, जैसे आपने आयरन बिस्किट्स के अंदर डाला अलग से, आयरन बिस्किट्स में है पहले से पर कम क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से हमें उसको उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ऊपर से डालना पड़ रहा है। तो इसे बोलते हैं हम फूड एनरिचमेंट। तो हम पहले अपने न्यूट्रिएंट पे चलते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसके अंदर आते हैं हमारे पास प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली वो किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो एक प्रोटीन फॉर्म कर लेंगे। अब जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं या जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्कोर्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारा अमीनो एसिड स्कोर। तो अमीनो एसिड स्कोर है जो बेसिकली ये हमारे अमीनो एसिड्स जो प्रेजेंट है उसका स्कोर बताता है। देन हमारे पास ऐसे ही पीडी कैस होता है, वो भी हमें अमीनो एसिड स्कोर बताता है। देन हमारे पास DISS होता है, अगेन ये भी प्रोटीन से रिलेटेड है। देन आता है हमारे पास PENR। ये बेसिकली हमारे प्रोटीन का एफिशिएंसी बताती है। इसके अंदर जो होता है बेसिकली, जो ये फिफ्थ वाला है PEFR वाला, ये बेसिकली एफिशिएंसी बताती है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बंदा है जो जिम जाता है, तो जिम में बेसिकली जो जिम जाते हैं वो लोग यूजुअली प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं। अब प्रोटीन पाउडर्स जो वो ले रहे हैं उसका बेसिक काम क्या है? जब आप जिम में जाते हो तो आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो मसल जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। तो उसकी वजह से मसल्स जो होती हैं बेसिकली वो प्रोटीन से बनती हैं। तो जब आप जिम कर रहे होते हो या बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो ब्रेक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स को रिकवर करने के लिए हम बाहर से प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो बॉडी है उसमें मसल मास बढ़ रहा है या क्या स्टेटस है आपकी बॉडी में प्रोटीन का, मसल मास का, उसको चेक करने के लिए हम बेसिकली PEFR फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यूजुअली ये जो फॉर्मूला है, ये जितने भी जिम या बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज करते हैं अपनी मसल मास को चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीरियल्स। तो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है और कौन कौन सा अमीनो एसिड एब्सेंट होता है। तो बेसिकली जो हमारे सीरियल्स होते हैं उनके अंदर आपका थ्रेओनीन और लाइसिन प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर आप सीरियल्स खाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर थ्रेओनीन या फिर लाइसिन की डिफिशियंसी हो सकती है। देन अगर मैं बात करूं पल्सेस की, पल्सेस एज इन दाल वगैरह, तो पल्सेस जो होती हैं उसके अंदर मिथ्योनीन और सिस्टीन, ये दो अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं मेज की, मेज को मक्की बोलते हैं, इसके अंदर आपका ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, ये दो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे मक्की की रोटी खाते हो तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ट्रिप्टोफैन या फिर लाइसिन की डेफिशिएंसी हो जाए।
देन अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो इन तीनों में, जैसे सीरियल्स, पल्सेस और मेज, इन तीनों में सबसे मोस्ट कॉमन ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है? वो है आपका लाइसीन। लाइसीन जो है उसकी डिफिशियंसी आपको सीरियल्स खाने पर भी हो सकती है, और अगर आप यहाँ पर मक्की खा रहे हो, मेज खा रहे हो, तब भी आपकी बॉडी के अंदर लाइसीन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो लाइसीन जो है ये मोस्ट डेफिशिएंट एलिमेंट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर आप सीरियल्स खा रहे हो तो मर गए, मेज खा रहे हो तो मर गए, दोनों में ही लाइसीन की डिफिशियंसी हो रही है। अब हमारे पास एक डिजीज होता है जिसे बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा जो होता है बेसिकली, ये आपका नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये किस चीज की वजह से होता है बेसिकली? जो आपका कॉर्न होता है, जो आपका मक्का होता है, उसके अंदर ल्यूसीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब ये ल्यूसीन के ज्यादा अमाउंट होने की वजह से क्या होता है, ल्यूसीन जो होता है वो आपके ट्रिप्टोफैन को आपके नियासिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता। तो इस वजह से आपका जो नियासिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है बेसिकली, नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको पेलेग्रा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था हमारा सारा प्रोटीन्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं फैट्स के बारे में। तो फैट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग हैं वो सब लोग फैट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और फ्राइड फूड और मतलब पैक्ड आइटम्स, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे सब लोग खा रहे हैं। तो पता होना चाहिए कि आप कौन सा फैट खा रहे हो, आप गुड क्वालिटी का फैट खा रहे हो या बैड क्वालिटी का फैट खा रहे हो। तो फैट जो होता है आपका, ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड से बने हुए होते हैं। जब भी कोई दो कंपाउंड्स आपस में जुड़ते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं बेसिकली वो सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। मतलब तीन बॉन्ड हैं जो कि आपके फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। अब जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये आपको एनिमल से मिलते हैं। एंड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये बुरे टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी का जो बैड फैट है वो बेसिकली करते हैं इंक्रीज, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इंक्रीज करते हैं, विच इज एलडीएल। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये आपको प्लांट्स और जितनी भी वेजिटेरियन आइटम्स होती हैं उनसे मिलता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम गुड फैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, विच इज एलडीएल, एलडीएल जो होता है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करते हैं। इसीलिए हम इसको गुड फैट बोलते हैं। तो गुड फैट जो है वो क्या कर रहा है, वो आपके एलडीएल को कम कर रहा है। अब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है मूफा और एक होता है प्यूफा। जो म्यूफा होते हैं उसकी फुल फॉर्म होती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जो प्यूफा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो पूफा होते हैं वो फर्दर ऑन दो चीज में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है ओमेगा 3 और एक होता है ओमेगा 6। जो ओमेगा 3 होता है वो हमें किन चीजों से मिलता है, वो हमें फिश ऑयल से मिलता है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन क्यों लिखा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको प्लांट्स और जितनी भी वेजिटेरियन आइटम्स हैं उनसे मिलता है, लेकिन फिश तो वेजिटेरियन नहीं होती, फिश तो एक नॉन वेजिटेरियन आइटम होती है। तो जो फिश ऑयल होता है ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है, जिससे कि आपको ओमेगा 3 मिल रहा है। क्योंकि ओमेगा 3 यूजुअली आपको प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, यूजुअली नहीं, मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, क्योंकि जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी आइटम्स हैं वो आपको प्लांट से मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर फिश ऑयल की बात मैं कर रही हूँ तो वो क्या हुआ, एक एक्सेप्शन हुआ। अब हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, मैंने क्या बताया कि ये बैड वाला फैट होता है। ये किन किन चीजों के अंदर होता है, जितने भी आपके एनिमल फूड होते हैं उसके अंदर होता है। जैसे कि आपका मीट हो गया, फ्राइड फूड आइटम्स हो गई जो आपकी तली हुई आइटम्स, आपका बटर एंड घी, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं इन सब के अंदर आपका जो सैचुरेटेड फैट है वो प्रेजेंट होता है। बट इसका एक्सेप्शन होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो एक तरीके का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब इसको मैंने एक्सेप्शन में क्यों डाला, क्योंकि कोकोनट जो है वो वेजिटेरियन आइटम है, वो किसी नॉन वेजिटेरियन आइटम से हमें नहीं मिलता। तो इस वजह से जो कोकोनट ऑयल होता है वो एक एक्सेप्शन होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, क्योंकि ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट से मिल रहा है।
देन अगर मैं बात करूँ म्यूफा की, विच इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जितने भी है ना, मूफा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे गुड फैट है। अब जो मूफा होता है वो आपको किन किन चीजों से मिलता है, किन चीजों के अंदर प्रेजेंट होता है? ये आपका ग्राउंड नट ऑयल जो होता है और मस्टर्ड ऑयल होता है, इन दोनों चीजों के अंदर आपका मूफा प्रेजेंट होता है। ओमेगा 3 जो है ये आपका फिश ऑयल के अंदर है, जो मैंने बता ही दिया था। एंड ओमेगा 6 प्रेजेंट होता है आपका सैफलावर ऑयल, मिल्क एंड एग्स, इन सारी चीजों में। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो आइटम्स मैंने यहाँ लिखी हैं, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, फिश ऑयल, सैफलावर ऑयल, मिल्क एंड एग्स, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए हेल्दी हैं, इन सब में अच्छा वाला फैट होता है। देन अब मैं बात करती हूँ डाइट की, तो आपकी डाइट में कितना परसेंट फैट होना चाहिए? तो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में भी बताया था कि 15 to 20% आपका फैट होना चाहिए, जो आप ले सकते हो अपनी डाइट में। इस 20% में से भी कितना आपको कितना फैट लेना चाहिए? जैसे कि 10% आपको बैड फैट लेना है, ज्यादा क्वांटिटी आपके अच्छे वाले फैट की होनी चाहिए, 90%। उसमें भी आपके जो म्यूफा है वो आपको 1/3 अमाउंट में लेने चाहिए, और जो प्यूफा है उनकी क्वांटिटी 2/3 होनी चाहिए। प्यूफा जो है फर्दर ऑन ओमेगा 3, ओमेगा 6 में डिवाइड हो जाते हैं। ओमेगा 3 आपको आधा लेना चाहिए और ओमेगा 6 भी आपको हाफ लेना चाहिए। तो इन दोनों की रेशो, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो इक्वल होती है, तो आपको इक्वल अमाउंट में ये लेना चाहिए। हालांकि जब आप खाना खाते हो तो आप इतनी सारी चीजें चेक नहीं कर पाते कि भैया इसमें कौन से टाइप का फैट है, म्यूफा है, प्यूफा है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, इतना सब नहीं हो पाता। बट हाँ, आप कोशिश इतनी कर सकते हो कि अच्छे वाला फैट लेने की कोशिश कर सकते हो आप। देन आता है हमारे पास पीएचवीओ। पीएचवीओ को हम बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो जो ये वेजिटेबल ऑयल होता है इसको हम बेसिकली वनस्पति घी भी बोलते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में मार्केट में बिकता है। अब ये ऑयल है, सॉलिड फॉर्म में हम इसको बेचते हैं मार्केट में। इसके इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्या क्या यूजेस हैं? तो इजीली एक तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, कि वही अगर इस घी को हम लिक्विडी फॉर्म में रखते या हाइड्रोजनेट नहीं करते, तो ये जो आपका वनस्पति घी है, ये आपका हम मान लो 2 महीने यूज कर पाते, पर इसको हमने हाइड्रोजनेट कर दिया, तो अब हम इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसको अगर हम 2 महीने यूज कर पा रहे थे तो इसको हम 6 महीने तक और यूज कर पाएंगे, तो शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ गई है हाइड्रोजनेट करने से। अब जितने भी ऑयल्स होते हैं हमारे पास, उन सब के अंदर विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, विटामिन ए और डी फोर्टिफाइड होना चाहिए। विटामिन ए कितना होना चाहिए? 2500 इंटरनेशनल यूनिट, और विटामिन डी आपका 175 इंटरनेशनल यूनिट। तो ये था आपका सारा फैट के बारे में। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है बेसिकली? ग्लाइसीमिक इंडेक्स आपका बताता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसमें कितना बेसिकली ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो आपका ब्लड है उसके अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ा सकती हैं। तो अगर कोई भी चीज है जो आपके ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज बढ़ा रही है, तो सीधा सीधा ऐसी चीजें खाने से आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, ये आइटम्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि आपका वाइट ब्रेड हो गया, कॉर्नफ्लेक्स एंड वाइट वाले राइस जो होता है, ये चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आपका मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें। मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन चीजों के अंदर होता है? आपके फ्रूट्स के अंदर होता है। तो मोस्टली आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं, लाइक एप्पल, पोमीग्रेनेट, ये सारी चीजें, तो इन सब के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट होता है। देन आपके ब्राउन राइस एंड आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका मिल्क, पनीर, ये सारी चीजें, इन सब चीजों के अंदर भी आपका मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। देन अगर मैं बात करूँ लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की, तो जितनी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत ही हेल्दी मानी जाती हैं क्योंकि उनके अंदर ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो वेजिटेबल्स आप खा रहे हो तो आपको डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस भी नहीं है। तो मोस्टली जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं लाइक स्पिनच वगैरह, ये सब ज्यादा हेल्दी होती हैं। और गुवावा जो है वो एक फ्रूट होता है जिसके अंदर लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। जितने भी फ्रूट्स थे उसको हमने मॉडरेट ग्लाइसीमिक इंडेक्स के अंदर डाला था, बट गुवावा जो है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, तो ये हेल्दी है। देन जितने भी हमारे सीरियल्स हो गए जैसे कि किनोआ, ओट्स, ये सारी चीजें। देन पल्सेस, जितने भी दाल वगैरह हैं, इन सब चीजों के अंदर फाइबर बहुत होता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपकी,
इन सब का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो आपको ये चीजें लेनी चाहिए, और जो ये वाली चीजें हैं ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली, ये हिडन हंगर एक चीज होती है जो कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। जैसे कि आपका विटामिन ए। तो अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको हिडन हंगर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में ही बात कर लेते हैं। विटामिन ए विटामिन ए जो होता है बेसिकली उसकी एक्टिव फॉर्म आपकी रेटिनॉल होती है। तो रेटिनॉल जो है बेसिकली वो एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की। अब किन किन चीजों के अंदर आपको विटामिन ए मिल सकता है? सबसे ज्यादा विटामिन ए हैलीबट लिवर ऑयल के अंदर प्रेजेंट होता है। बट हैलीबट लिवर ऑयल इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। कोई भी मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको यूज करते हैं। तो और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें विटामिन ए दे सकती हैं? कॉड लिवर ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, डेट्स होते हैं, खजूर वगैरह। देन जितने भी आपके ऑरेंज और येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज संतरे की बात नहीं कर रही मैं कलर की बात कर रही हूँ कि जितनी भी चीजें आपकी ऑरेंज या येलो कलर की होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उन सब के अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि जैसे कि आपकी गाजर, आपका पपाया हो गया, मैंगो येलो कलर का फ्रूट है, पंपकिन ऑरेंज टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है। और पंपकिन जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा है इन सारी वेजिटेबल्स में से। अगर मैं बात करूं तो जो पंपकिन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। अब रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट्स बेसिकली आपकी डिफरेंट होती हैं। जो मेल होते हैं उनके लिए अलग होती है, जो फीमेल होती हैं उनके लिए अलग होती हैं। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। देन अगर आप विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए जो है आपका, उसकी डेफिशिएंसी अगर किसी के अंदर हो जाती है तो क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं? उसके अंदर आपको हो सकती है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया जो है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो आईज होती हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो जो अगर किसी को भी जीरोप्थैल्मिया हो गया है तो वो एक स्पेसिफिक फीचर है कि उसको पक्का विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। और कोई सिम्टम हो या ना हो उसके अंदर, जीरोप्थैल्मिया अगर है तो ये स्पेसिफिक फीचर है। अगर कोई पेशेंट आता है जीरोप्थैल्मिया लेके तो हम उससे पक्का कह सकते हैं कि इसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। जीरोप्थैल्मिया की फोटो भी यहाँ पे मैंने अटैच करी हुई है। इसके अंदर जो आईज हैं, इसके साइड में आपको ये ट्रायंगुलर वाइट स्पॉट दिख रहा है। तो ये जो ट्रायंगुलर वाइट स्पॉट आपके स्क्लेरा पे है, ये इस जीरोप्थैल्मिया के अंदर हो जाता है आईज में, ड्राइनेस की वजह से। देन आपका नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? आपको रात को नहीं दिखेगा, आप दिन में अच्छे से आप देख पाओगे, पर रात के अंदर आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये भी आपका विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। बट ये नॉन स्पेसिफिक फीचर है। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है तो हम बहुत सारी चीजें माइंड में लेके चल सकते हैं। उसको विटामिन ए की भी डिफिशियंसी हो सकती है और कोई और डिफिशियंसी भी हो सकती है जिसकी वजह से उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो। तो इससे हम सीधा सीधा ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि पक्का इसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, कुछ और भी रीजन हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस होने का। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं कि किन किन चीजों की वजह से आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है? मीजल्स। मीजल्स एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है जिसके अंदर आपके इन्फेक्शन हो जाती है आपको। तो इसके अंदर बेसिकली आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है। देन माल न्यूट्रिशन। कोई बंदा है जो बहुत ही न्यूट्रिशन डाइट नहीं लेता, जिसके अंदर जो जब भी वो खाना खाता है वो विटामिन ए नहीं ले पा रहा है अपनी डाइट में, तो उसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है माल न्यूट्रिशन की वजह से। देन लो इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये तीन कॉजेज हैं आपके मेन विटामिन ए की डेफिशिएंसी के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसके अंदर आपका विटामिन बी 1, बी 2, बी 5, बी 12, बी 6 ये सारे आ जाते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है ये। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, ये आपका मीट के अंदर प्रेजेंट होता है। मीट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक कलेजी वगैरह जो भी होता है, उन सब के अंदर आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। देन अगर मैं बात करूँ ग्रेन्स की, जैसे कि आपका
गेहूं वगैरह हो गया, इन सब के अंदर भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रॉपरली मिलता है। एंड नट्स वगैरह हो गए, इनमें भी होता है। अगर मैं बात करूं विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 जो होता है, इसको ये बेसिकली किन चीज़ों के अंदर मिलता है? ये आपका ऑर्गन मीट के अंदर मिलता है। तो अगेन वही हो गया कि जो भी मीट प्रोडक्ट्स हैं उनके जितने ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर होता है ये। देन जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं उनकी कवरिंग में होता है, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, तो उनका जो छिलका होता है उसके अंदर विटामिन B1 बहुत ज्यादा मिलता है। अब एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं पार बॉइलिंग। ये क्यों जरूरी है पार बॉइलिंग करना? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जितने भी आपके ग्रेन्स होते हैं उनकी कवरिंग में है विटामिन B1। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग कैसे खाना खाते हैं? बिना छिलके का। बिना छिलके के आपके हर एक चीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिख गया छिलका तो इसका मतलब वो चीज लो क्वालिटी की है। ऐसा नहीं होता। जो आपकी कवरिंग होती है, छिलका होता है, उसके अंदर तो पूरा बी कॉम्प्लेक्स है। आप उसको नहीं खाओगे तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक न्यूट्रिएंट आपको किसी चीज से मिल रहा है और आप क्या प्रेफर करते हो? उसको निकाल के खाना। तो पार बॉइलिंग एक ऐसा मेथड बनाया गया है जिसके अंदर बेसिकली जब हम कोई भी चीज होती है, जैसे ये राइस हो गया, तो राइस, सपोज ये राइस है और ये इसके ऊपर की कवरिंग है। अब जो ये कवरिंग है इसके अंदर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो पार बॉइलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? पार्शियली बॉईल करते हैं। पार का मतलब है पार्शियली बॉईल करना। जैसे आपने चावल ले लिए, उनको आधा बॉईल करो, पूरा बॉईल मत करो। सेमी कुक्ड रखो उसको। तो सेमी कुक जब आप उसको करके रखोगे तो आपका जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो ये ऊपर वाली लेयर है, ये नहीं हटेगी आपकी। तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रॉपरली मिलेगा राइस में। तो ये एक मेथड होता है। तो सेमी कुक करके रखना है आपको बिफोर फिनिशिंग कोई भी आपका मेथड होगा। जैसे आपने थोड़ा सा सेमी कुक करके रख लो अपने चावल। उसके बाद अगर आपको इनको फ्राई करना है, रोस्ट करना है, या बनाना है दोबारा से, तो आप वो कर सकते हो। तो सेमी कुक करने से क्या होगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो इस राइस में से नहीं जाएगा। देन अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका मीट में होता है। तो मीट जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन आइटम है, राइट? तो जितने भी आपके वेजिटेरियंस होते हैं जो कि मीट नहीं खाते, उनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस क्या, उनके अंदर ही यूजुअली ये डिफिशियंसी होती है। क्योंकि जो वेजिटेरियंस हैं उनको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता विटामिन B12 लेने का। क्योंकि अगर विटामिन B12 सिर्फ मीट में है तो वेजिटेरियंस तो मीट नहीं खा सकते। तो इस वजह से यूजुअली जितने भी आपके वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। अब जो विटामिन B12 आपने आज खा लिया, वो सिर्फ 3 साल तक स्टोर रहेगा आपकी बॉडी में। उसके बाद धीरे धीरे करके वो कम होने लग जाएगा। तो हर 3 साल मतलब आपको रेगुलर खाना चाहिए विटामिन B12। अगर आप आज विटामिन B12 खा रहे हो और सपोज आपने आज टेस्ट करा लिया कि आपका विटामिन B12 नॉर्मल आया है, 3 साल तक आपने छोड़ दिया, तो फिर वही विटामिन B12 कम हो जाएगा आपका। तो आपको रेगुलर खाना चाहिए, विटामिन B12 अपनी डाइट में लेना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 की, तो मिल्क में थोड़ा बहुत मिल जाता है। बट इतना नहीं होता कि किसी को अगर डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की तो वो पूरी कर दे। इतना नहीं होता। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अगर आयरन की, तो जो आपका आयरन, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, जब आप अपना HB टेस्ट कराते हो, तो अगर मैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लूँ तो उसके अंदर आपका 3.34 मिलीग्राम आयरन प्रेजेंट होता है। तो आप इससे अपना जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है उससे आप चेक कर सकते हो कि आपके हीमोग्लोबिन में कितना आयरन है। जैसे कि आपका जो खून है, खून के अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपका आयरन प्रेजेंट है। लेकिन आप अपना जो खून है उसमें देख सकते हो कि कितना मिलीग्राम आपके अंदर आयरन है। जैसे कि जो नॉर्मल अमाउंट होती है हीमोग्लोबिन मेन के अंदर, वो आपका 13 से लेके 16 ग्राम होना चाहिए। उसके से कम है, अगर 13 ग्राम से कम है, तो जो पेशेंट होता है वो अनीमिक हो सकता है। अब ये भी नहीं है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम है हीमोग्लोबिन तो अनीमिक हो गया। मतलब अनीमिया जो है उसकी कैटेगरी बहुत ज्यादा है। लाइक सिवियर अनीमिया होता है जब आपको 6 ग्राम से भी कम आपके अंदर हीमोग्लोबिन है, तब आपको सिवियर अनीमिया होता है। फिर मॉडरेट अनीमिया होता है। उसके बाद आपका स्लाइटली लेस टाइप का अनीमिया होता है जिसके अंदर आपको अनीमिया तो है लेकिन बहुत ही कम है।
देन वुमेन के अंदर कितना नॉर्मल हेमोग्लोबिन होना चाहिए? 11 से रेंज स्टार्ट होती है और फिर 13 या 14 ग्राम आपके अंदर होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप कभी भी अपना हेमोग्लोबिन लेवल टेस्ट कराओ तो आपको भी आइडिया होना चाहिए कि आपका हेमोग्लोबिन जो है वो कम है, ज्यादा है या नॉर्मल है, कैसा है। देन सोर्सेस क्या क्या होते हैं आयरन के? तो एक होते हैं आपके हीम सोर्सेस और एक होते हैं आपके नॉन हीम सोर्सेस। जो आपके हीम सोर्सेस होते हैं, हीम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपके एनिमल से मिलते हैं। और जितने भी आपके नॉन हीम प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपको प्लांट से मिलते हैं। अब कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आपको आयरन दे रहे हैं? पंपकिन सीड्स, इनमें आयरन बहुत होता है। पिस्ता सीड्स, इनमें भी आयरन बहुत होता है। जो आपके डेट्स हो गए, खजूर हो गए, इनमें भी बहुत आयरन होता है। और जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनमें भी आयरन है। जैसे कि आपका स्पिनच, फेन्यूग्रीक, मेथी, मिंट, देन आपका कोरिएंडर, धनिया। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल किसी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आप क्या स्टार्ट करोगे? डॉक्टर आपको बोलेगा कि आयरन टैबलेट खा लो, आयरन की टैबलेट्स बोलेगा खाने के लिए। अगर आप वो आयरन टैबलेट्स विटामिन सी के साथ खा रहे हो तो क्या होगा? आपका जो आयरन है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। बट अगर वही आयरन आप कैल्शियम के साथ खा रहे हो तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। आप आयरन भी साथ में खा रहे हो, आप कैल्शियम भी साथ में खा रहे हो, तो क्या होगा? आयरन जितना आपकी बॉडी में बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा। तो बाद में अगर आप डॉक्टर के पास कंप्लेंट लेके आते हो कि मेरा आयरन तो बढ़ ही नहीं रहा, मैं दवाइयां भी खा रहा हूँ, तो फिर डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गलती तो आप कर रहे हो। आयरन को कैल्शियम के साथ नहीं खाना। अगर आपको कैल्शियम भी खाना है, आयरन भी खाना है, तो गैप होना चाहिए। आयरन सुबह खा लो, कैल्शियम शाम को खा लो, या कम से कम 3 या 6 घंटे का गैप मेंटेन करो ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो जाए। तो आयरन कैल्शियम साथ में नहीं लेना कभी भी। आयरन को अगर लेना भी है तो आप विटामिन सी के साथ लो। आंवला, उसमें विटामिन सी बहुत होता है। जो आपके ऑरेंज हो गया, संतरा वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट, सिट्रसी फ्रूट्स, इन सब में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एंड टैबलेट्स भी होती हैं जिसके अंदर आयरन और विटामिन सी दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो आप वो भी खा सकते हो। तो अच्छे से आपका जो आयरन है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट है कि आयरन की डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे, फटीग हो जाओगे, भूख जो है आपको वो नहीं लगेगी, अनीमिक हो सकते हो आप। वही है कि आपकी बॉडी के अंदर अनीमिया कम, मतलब कि हेमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाएंगे, आयरन कम हो जाएगा, तो आपकी स्किन जो है वो येलो येलो लगने लगेगी। कुछ लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो स्किन देख के पहचान जाते हैं कि इसके अंदर कितना खून है। आपकी स्किन अगर पीली है एकदम, तो खून है ही नहीं आपकी बॉडी के अंदर। आप पीले पीले दिखते हो तो खून नहीं है आपके अंदर। आपकी जो आईज है उसको ऐसे नीचे डाउन करके भी चेक करते हैं कि आयरन है या नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि आयरन आपके अंदर है या नहीं है। उसके बाद एक बहुत ही मेन सिम्टम होता है जिसे हम बोलते हैं मिट्टी, मिट्टी खाना। तो जो भी आपके आयरन जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है उनको मिट्टी खाने का बहुत मन करता है। मिट्टी खाते हैं, या जो स्लेट होती हैं मिट्टी की वो खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, अ, ये आपके आयरन जिन लोगों के अंदर नहीं होता उनको ये प्रॉब्लम होती है। देन आप क्या क्या चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो कि आपको अपना आयरन चेक करवाना है, तो आप कौन कौन से टेस्ट वगैरह करवा सकते हो? तो आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हो, हीमोग्लोबिन लेवल्स आपको पता चल जाएंगे। देन सीरम फेरेटिन चेक करवा सकते हो। देन आप अपना सीरम आयरन चेक करा सकते हो। देन लास्ट होता है हमारा ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन लेवल। तो ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेट कर सकते हैं आपका आयरन लेवल। और अगर मैं बात करूँ इसकी मिट्टी खाना, तो मिट्टी खाना जो है उसको हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम प्लाइका कहते हैं, सॉरी पाइका कहते हैं। तो अगर मैं आगे से बोलूं कि किसी पेशेंट को पाई का प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाना कि वो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खाना है, खाता है। तो मिट्टी खा रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट हम चलते हैं आयोडीन पे। आयोडीन जो होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आयोडीन जो है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी डाइट में आयोडीन नहीं ले रहे हो तो आपको क्या हो सकता है? गोइटर हो सकता है।
और गोइटर बेसिकली आयोडीन जो है, ये क्या करता है, क्यों है इतना जरूरी, और थायराइड पे ही क्यों एक्ट कर रहा है, किसी और ऑर्गन पे भी तो एक्ट कर सकता है। तो बेसिकली आयोडीन जो होता है वो आपका जितने भी थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। प्रॉपर आपकी जो बॉडी है उसमें सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है थायराइड हॉर्मोन्स को। जैसे कि आपका TSH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 T4 थायरॉक्सिन, और ये जितने भी हैं हॉर्मोन्स, ये आपका सिंथेसाइज करवाता है आयोडीन। तो अगर आपके अंदर आयोडीन नहीं है तो आपको गोइटर हो सकता है, थायराइड की इन्फ्लामेशन हो सकती है। अब क्या क्या सोर्सेज होते हैं आपके आयोडीन के? आपको जो सी है उसमें मिल सकता है आयोडीन। जैसे कि आपका सीवीड, सीवीड होती है, जापानीज सीवीड होती है, उसके अंदर आपको मिल सकता है। देन आपके जो फिशेस होते हैं, प्रॉन्स होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, इन सब के अंदर आपको आयोडीन मिल सकता है। बट जरूरी नहीं है कि सब लोग फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स खा पाए। तो नेक्स्ट और किन चीजों के अंदर मिल सकता है? सॉइल में मिल सकता है। जो आपकी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसमें आयोडीन बहुत होता है। तो जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी आइटम्स है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हो गए, जो भी आपके जमीन से उग रहे हैं, सॉइल से उग रहे हैं, उन सब के अंदर आयोडीन बहुत मिलेगा। जैसे कि आपका अनियन हो गया, टमाटो हो गया, बेल पेपर हो गया, जैसे येलो, रेड, ग्रीन, बहुत कलर्स के बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम वगैरह। तो उन सब के अंदर भी बहुत ज्यादा आयोडीन मिलता है। अब आते हैं हमारे पास ब्रासिका ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स। ब्रासिका ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स क्या होती हैं? ये जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, इनके अंदर आयोडीन नहीं होता। इन्हें हम बोलते हैं गोइट्रोजेंस। जैसे कि आपका कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, जो गोभी वगैरह होती हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, आयोडीन नहीं होता। तो अगर आप ये सारी चीजें खा रहे हो तो आपको थायराइड होने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, गोइटर भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गोइट्रोजेंस। तो गोइट्रोजेंस जो है आपको बिल्कुल भी अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि किसी भी तरीके से आपको ये फायदा नहीं दे रहे हैं। एक तो इनमें आयोडीन नहीं है, दूसरी बात, अगर किसी बंदे को थायराइड है वो भी खा रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं थायराइड की? नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है, आपका जो मैन है या जो फीमेल है उसके अंदर कितना होना चाहिए, 150 से लेके 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 250। जितनी भी लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 280 से लेके 290 होना चाहिए। देन फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स जो होते हैं, ये बेसिकली कितनी इनकी नॉर्मल रेंज होती है, ये आपकी 0.5 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है फ्लोराइड की, तो आपकी जो दांत है उसमें कीड़े लग सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आपके दांत में से ब्लैकिश डेंटल कैरीज हो रहा है, तो इससे समझ जाता है डॉक्टर कि आपको फ्लोराइड की डेफिशिएंसी है। अब अगर फ्लोराइड आपका एक्सेस में हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, फ्लोराइड नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गया, तो आपको फ्लोरोसिस हो सकता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस में फ्लोराइड भर गया है, उसको निकालने का तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डीफ्लोरिडेशन। तो डीफ्लोरिडेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो? आप वाटर को एल्यूमिनियम जो सॉल्ट होता है उसके साथ मिक्स करके उसके गागल्स कर सकते हो। जो लाइम है उसको यूज कर सकते हो वाटर में डाल के। ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हो, जो एक्सेसिव फ्लोराइड आपकी बॉडी के अंदर हो गया है उसको कम करने के लिए, या जो आपके दांत में ये प्रॉब्लम हो गई है उसकी वजह से। देन जिंक। जिंक जो होता है ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं इनका मेन काम क्या होता है आपकी बॉडी में। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन सारे फ्री रेडिकल्स को मार देते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर बढ़ते रहेंगे और आपकी बॉडी को हार्म करते रहेंगे। बार बार आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते रहेंगे। तो फ्री रेडिकल्स जो है, फ्री रेडिकल जैसे कि आपका OH, हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक फ्री रेडिकल होता है। देन अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको बार बार इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे, बार बार आप बीमार पड़ते रहोगे, आपकी बॉडी में रैशेस होने लगेंगे, आपकी बॉडी में वूंड हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, एंड आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं। देन कॉपर। कॉपर जो होता है, अगर वो आपकी बॉडी में नहीं है, डेफिशिएंसी है, तो आपको न्यूट्रोपीनिया हो सकता है।
न्यूट्रोपिनिया का क्या मतलब है? आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो इन ये जब कम हो जाते हैं कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉपर कम है, तो आप अगेन वही बार बार बीमार होने लगोगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है कॉपर, तो क्या होगा? ऑर्गन फेलियर हो सकता है। पेशेंट जो है उसकी बॉडी में ऑर्गन फेल हो सकता है कोई भी। देन हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, और स्किन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उस पेशेंट को हो सकती हैं। तो इसीलिए कॉपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स का मेन काम क्या होता है, कि आपकी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको किल करना। अब कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, B2, सी, और विटामिन ई। ये सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये भी आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिंक, सेलेनियम, कॉपर, फ्लैरोनॉइड्स, ये सारे के सारे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं RDA की, जिसे हम बोलते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस। इसका मतलब होता है कि डेली आपको कितनी अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट खाना चाहिए डेली। और ये मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे पास रेफरेंस मेल्स होते हैं। रेफरेंस क्या होता है मेल्स के अंदर? कि कोई भी बंदा, अगर कोई भी मेल 19 से लेके 39 ईयर्स का है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए? 65 kgs होना चाहिए। और हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए? 177 सेंटीमीटर्स के आसपास होनी चाहिए। और अगर हम टोटल उसका BMI करते हैं तो 20 होना चाहिए। तो मेनली जितने भी मेल्स होते हैं उनका BMI 20.75 तक रेंज होना चाहिए उनका। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कितना होना चाहिए? 20.95। नो, BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप भी अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अंदर आपको अपना वेट लेना है केजी में, और जो आपकी हाइट है उसको आपने मीटर स्क्वायर में लेना है, और उसको आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपका क्या हो गया? BMI। तो उस BMI के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, या फिर आप ओबीस हो, या आप नॉर्मल हो। तो ये चीजें आप चेक कर सकते हो। एंड डेली आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी है, 8 से 10 घंटे काम भी करना है, 4 से 6 घंटे आप बैठो, अपना लेजर एक्टिविटी करो, जो भी आपका मन करता है। लेजर एक्टिविटी का मतलब है जो आप फ्री टाइम में करना पसंद करते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो, 4 से 6 घंटे अपने आप को दे सकते हो। 2 से 4 घंटे आपको एक्टिव वर्क करना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपको करनी चाहिए। देन RDA। RDA अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके लिए अलग अलग रेंज होती है। जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करूं तो 20 mg मेल को लेना है एवरी डे। ये पर डे की बात हो रही है। RDA का मतलब क्या है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि डेली आपको कितना अलाउड है लेना आयरन, और जितनी भी आइटम्स हैं। आयरन आपका 20, 30, 27, 23, ये सारी रेंजेस आपको पता होनी चाहिए। सबसे मेन होता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है आपका मेल और फीमेल में सेम रहेगा, 1000 लेना है आपने। बट जो आपका लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको थोड़ा ज्यादा लेना होता है, जैसे कि ये रेंज होती है हमारी 1200। देन हम बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, वो आपको कितना लेना चाहिए? ये आपका होता है 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई बंदा, उसका वेट है 50 kgs, तो 50 × 0.83, तो उस बंदे को कितना ग्राम प्रोटीन लेना है? 41.5 ग्राम प्रोटीन उस बंदे को लेना है। देन फैट्स। फैट्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो जो भी आपकी रेंज है, जैसे कि जो फीमेल्स हैं उनको 25 ग्राम लेना चाहिए, और जो मेल्स हैं उनको 40 ग्राम लेना चाहिए। देन फाइबर। फाइबर जो है उसको अगेन मैंने पहले भी बताया था कि फाइबर जो है वो आपका ग्राम और इन सब चीजों में नहीं होता, वो कैलोरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। जैसे कि अगर आप 2000 किलो कैलोरीज ले रहे हो एवरी डे, तो उसमें से 40 ग्राम फाइबर आपका होना चाहिए। तो 2000 कैलोरी में से आपको 40 ग्राम फाइबर लेना ही लेना चाहिए।
ये आपकी RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस है आपकी ये। उसके बाद हम बात करते हैं मिलेट्स की। तो मिलेट्स जो होते हैं सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। तो इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? रागी, बाजरा, ज्वार, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी मिलेट्स होती हैं। अब मिलेट्स जो है वो हेल्दी क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो इनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, ग्लूटेन फ्री होते हैं। देन इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा कम होता है, तो अगर आप ये डेली भी खाओगे तो भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस नहीं है। देन इसको हम होल ग्रेन की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ये मिलेट्स होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है ये इंडिया में, इस वजह से इसका प्राइस भी बहुत कम है। अगर यही सेम चीज अगर आप इंडिया से बाहर जाके खरीदोगे तो बहुत महंगी मिलेगी। और अगर मैं मिलेट्स की बात ना करूं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप बाहर जाओगे तो वो डबल रेट पे मिल रही होती हैं। जो वेजिटेबल्स हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं, उनका प्राइस आप इंडिया में कम देखोगे, और इंडिया से बाहर जाओगे तो शूट करेगा प्राइस, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वो चीजें। बाहर लोग जो है वो सब्जी रोटी बहुत कम खाते हैं। बाकी के ब्रेड वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तो बाहर ब्रेड्स वगैरह और इन सारी चीजों का प्राइस कम होगा। लेकिन वहीं आप सब्जी खरीदने जाओ तो बहुत ज्यादा प्राइस में मिलेगी आपको। तो इसीलिए जो मिलेट्स हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। देन इनको उगाने के लिए पानी भी बहुत कम चाहिए होता है। तो जो जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लाइक राजस्थान, तो इन सारी जगहों पर भी आपका मिलेट्स प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। देन अगर मैं सीरियल्स की बात करूं, जैसे कि आपका वीट, इन सब के अंदर न्यूट्रिशन इतना नहीं होता। जैसे आपका जो गेहूं वगैरह है, इन सब के अंदर न्यूट्रिशन इतना नहीं होता जितना मिलेट्स में होता है। तो मिलेट्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन भी आपको मिलता है, और आपको कोई डेफिशिएंसी होने के भी चांसेस नहीं रहते इसके अंदर। देन रागी, रागी जो होता है इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, और फैट जो है वो बहुत कम होता है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है कैल्शियम की वजह से, आपकी जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो आप स्विच कर सकते हो। जरूरी है रोटी खाना? मत खाओ रोटी, रागी की रोटी बना के खा लो। जो गेहूं की रोटी आप खा रहे हो वो मत खाओ, थोड़े दिन रागी की रोटी खा लो, कैल्शियम पूरा हो जाएगा। अगर आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए और फैट भी चाहिए और आयरन भी चाहिए, आयरन ज्यादा अमाउंट में चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो आप बाजरे की रोटी खाओ। बट हाँ, बाजरे की रोटी खाने से आप मोटे हो सकते हो क्योंकि फैट है इसमें, बट आयरन भी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम आयरन है बाजरा में। दिन अगर मैं राइस की बात करूं, तो राइस जो है वो स्टेपल फूड बन चुका है इंडिया का। मतलब आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे लोग इतना राइस नहीं खाते थे। आज के टाइम पे एक ना एक बार तो, एवरी डे में से 3 मील में से एक ना एक बार तो बंदा राइस खा ही लेता है। तो ये स्टेपल फूड बन चुका है इंडिया का। राइस जो है इसके अंदर क्या क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है इसमें। लाइसीन भी नहीं है, विटामिन ए भी कम है, सी भी कम है, डी भी कम है, आयरन भी कम है, कैल्शियम भी कम है, सब कुछ कम है इसमें। तो राइस जो है वो तो अवॉइड करना चाहिए आपको खाना, क्योंकि आपको कोई खास ऐसा न्यूट्रिएंट है नहीं जो इससे मिलता है। सिर्फ और सिर्फ आपको वेट गेन होता है इससे। राइस जो है उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे मैंने बताया था। जो छिलका होता है ग्रेन्स का, जो बाहर की लेयर होती है, इसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। इस एल्यूरोन लेयर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। लेकिन हम लोग बॉईल कर देते हैं राइस को, जिसकी वजह से ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये खत्म हो जाता है। तो इस वजह से पार बॉइलिंग बताया था मैंने, कि पार्शियली बॉईल करके रख लो राइस को। उसके बाद आपको फ्राई करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, बट पार्शियली बॉईल करके रख लो, सो दैट आपका बी कॉम्प्लेक्स जो है वो राइस में से उड़े ना। देन हम बात कर लेते हैं एग के बारे में। एग जो होता है ये आपका हर एक चीज देता है, जैसे कि फैट। फैट जो है आपका इसके अंदर 6 ग्राम होता है। कैल्शियम आपका 30 मिलीग्राम होता है। कोलेस्ट्रॉल देता है आपको 240 मिलीग्राम्स, एंड आयरन इसके अंदर होता है 1.8 मिलीग्राम्स। अब जो हमारा एग होता है इसके अंदर विटामिन सी और आयरन बहुत कम होता है। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी एग आप घर में लेके आए हो, तो अगर आपको चेक करना है कि वो कितना फ्रेश है, सड़ा हुआ तो नहीं है अंदर से, तो आप कैसे चेक करोगे उसको बिना तोड़े? आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसके अंदर आपने पानी डालना है। पानी डालोगे, पानी डालते उसके आप बाद क्या करोगे, आप अंडा डाल देना उसमें। जैसे ही आप एग डालोगे उसमें, अगर वो आपका पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, सपोज यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है, यहाँ पे आपका एग जो है वो फ्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सड़ चुका है आपका अंडा। बट अगर आपका जो पानी है उसके अंदर बिल्कुल यहाँ नीचे तक आ गया है, सिंक कर गया है, बिल्कुल अंदर डूब गया है वो,
अंडा, तो मतलब वो बहुत फ्रेश है, उस एग को आप खा सकते हो, वो फ्रेश एग है। फिश, फिश जो होती है उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, ये दोनों चीजें होती हैं। अगर फिश की हड्डियों के बारे में बात करूँ तो उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है, और आयोडीन भी बहुत होता है। मैंने बताया भी था, जो सी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फिश, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, इन सारी चीजों के अंदर आयोडीन बहुत ज्यादा होता है। फिश को अगर चेक करना है फिश जो है वो आपकी फ्रेश है या नहीं, तो कैसे करोगे? जब आप लेने जाओगे उसको तो आप चेक करना कि उसकी जो आईज है वो क्लियर होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियरली दिखनी चाहिए। नेक्स्ट, जो उसके गिल्स होते हैं जिनसे फिश सांस लेती है, इतना तो पता होगा, फिश जो होती है उनके पास लंग्स नहीं होते, फिश के पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, इसीलिए वो पानी में भी सांस ले सकती हैं। हमारे पास लंग्स हैं, इसीलिए हम पानी में सांस नहीं ले सकते। तो जो गिल्स होते हैं फिश के, वो ब्राइट रेड होने चाहिए, तो पता चल जाएगा कि वो फिश जो है वो फ्रेश है एकदम। देन राइगर मोर्टिस जो है, मतलब जो फिश की बॉडी है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो ऐसी फिशेस जिसके अंदर ये तीन फीचर्स हैं, इसका मतलब वो फ्रेश फिश है, आप उसको खा सकते हो आराम से। देन अगर मैं बात करूँ मिल्क की, तो मिल्क जो होते हैं आपके, ये तीन टाइप के होते हैं, बफलो मिल्क होता है, काउ मिल्क होता है, और ह्यूमन मिल्क होता है। अब बफलो मिल्क जो होता है इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा कैलोरीज और एनर्जी आपकी बफलो मिल्क के अंदर होती है, और सबसे कम आपके ह्यूमन मिल्क में होती है, 65 किलो कैलोरीज। फैट जो होता है ये भी आपका, जो बफलो मिल्क होता है इसके अंदर काफी होता है, और ह्यूमन मिल्क होता है उसके अंदर बहुत कम है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी बफलो मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, बट लैक्टोज जो है वो ह्यूमन मिल्क में ज्यादा है। कैल्शियम, कैल्शियम बफलो मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा है, 210। तो बफलो मिल्क के अंदर सब कुछ ही ज्यादा है, आपका एनर्जी भी ज्यादा है, फैट भी ज्यादा है, प्रोटीन भी ज्यादा है, लैक्टोज नहीं है ज्यादा, बट ठीक है, कैल्शियम भी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं। काउ मिल्क के अंदर मॉडरेट सा है सब कुछ, ह्यूमन मिल्क है उसके अंदर सबसे ज्यादा लैक्टोज है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क की। ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके अंदर प्रोटीन, प्रोटीन अभी हमने क्या देखा, प्रोटीन सबसे ज्यादा आपका बफेलो मिल्क के अंदर है, 4.1। उसके बाद आपकी जो गाय है उसमें है 3.1, और जो आपकी ह्यूमंस है उसके बाद उनमें है 1.1। तो ह्यूमंस में सबसे ज्यादा कम है प्रोटीन्स, मतलब जो मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा कम है। लेकिन इतना अच्छा क्यों है वो? क्योंकि जो भी प्रोटीन है चाहे उसकी क्वांटिटी कम हो, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हमें ब्रेस्ट मिल्क में मिलते हैं जैसे कि सिस्टीन, टॉरिन, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सिस्टीन जो होता है वो प्री मेच्योर बेबीज के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड सिस्टीन जो है वो क्या करता है, बॉडी डेवलपमेंट करवाता है। कोई भी बच्चा है उसको ब्रेस्ट मिल्क क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन जो है, उसके अंदर सिस्टीन है, ये सिस्टीन उस बच्चे की बॉडी फिजिकल डेवलपमेंट करवाएगा। जो हाइट बढ़ रही है बच्चे की ग्रेजुअली एज के साथ, वो सारी इस अमीनो एसिड से बढ़ती है, सिस्टीन से। देन आपका टॉरिन होता है, टॉरिन आपका एक्सोनल ग्रोथ करवाने में काम करता है। बेसिकली जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है उसको करवाने में काम करता है टॉरिन। तो क्वांटिटी कम है प्रोटीन की लेकिन बेस्ट क्वालिटी है। क्वांटिटी अच्छी नहीं है पर क्वालिटी अच्छी है प्रोटीन की। नेक्स्ट, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मिलते हैं जैसे कि आईजीए और आईजीजी। तो बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे बनने लग जाती है ब्रेस्ट मिल्क से ही। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शंस भी बहुत कम होती है, क्योंकि जो बेबी है उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है ब्रेस्ट मिल्क से। देन फैट, फैट जो है वो भी बहुत कम क्वांटिटी में है ब्रेस्ट मिल्क में, लेकिन वो जो फैट है वो गुड क्वालिटी का है। जैसे अभी मैंने बताया था कि फैट जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि फैट जो है आपके ये दो टाइप के हैं, एक बैड वाला है सैचुरेटेड, और एक अच्छे वाला है अनसैचुरेटेड। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो आपको अच्छे वाला फैट दे रहा है, पूफा दे रहा है, विच इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो प्यूफा मिलता है आपको ब्रेस्ट मिल्क से, ये क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये ब्रेन की डेवलपमेंट करवाता है, माइलिनेशन करवाता है ये। कार्ब्स भी होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। देन लैक्टोस, सबसे ज्यादा लैक्टोस किस में था? बफलो, काउ और ह्यूमन में से सबसे ज्यादा ह्यूमन में था। तो ब्रेन फंक्शन जो है लैक्टोस बहुत हेल्प करता है ब्रेन को, ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। एंड ब्रेन जो है उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? लैक्टोस। ब्रेन को अगर आपको अपना चलाना है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ानी है, तो लैक्टोस जो है एक फूड है आपके ब्रेन के लिए। देन लैक्टोज जो है उसके अंदर बैसिलाई होता है, लैक्टोबैसिलाई, जो कि बच्चा जो होता है उसकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको 6 महीने तक रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दूध देना होता है। ना आप उस बच्चे को पानी दे सकते हो, ना आप उस बच्चे को कोई और दूध दे सकते हो। देना है तो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क, उसके अलावा आप कोई और दूध भी नहीं दे सकते 6 महीने तक एटलीस्ट। तो जो बच्चा है वो सिर्फ दूध ही पिए जा रहा है, तो उसकी वजह से उसकी गट हेल्थ खराब हो सकती है। बट क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोस है, जो बेसिकली जो बच्चे की जो गट हेल्थ होती है उसको मेंटेन करता है। देन और क्या क्या चीजें होती हैं आपके ब्रेस्ट मिल्क में? विटामिन डी होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी चीजें होती हैं, सेलेनियम, ये सारी चीजें प्रॉपर अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क में मिलती हैं। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क में जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी कम है, लेकिन जो भी क्वांटिटी ब्रेस्ट मिल्क में दी जा रही है, प्रोवाइड होती है, बेस्ट क्वालिटी की होती है वो। देन अगर मैं बात करूं नॉर्मल मिल्क की, तो अगर आपको मिल्क जो है उस चेक करना है कि कैसी क्वालिटी है उसकी, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैक्टोमीटर, उससे आप चेक कर सकते हो, जो कि मिल्क जो है उसकी डेंसिटी बताता है कि वो कितना गाढ़ा है आपका मिल्क। उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो अच्छा है, डेंसिटी कम है तो खराब है। देन एक मेथड होता है हमारे पास, पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या होता है कि जो भी आपके पैक्ड मिल्क होते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, उस मिल्क को बॉईल किया जाता है हाई टेम्परेचर्स पे, एंड देन उसको सडनली ठंडा कर देते हैं उस दूध को। बॉइल्ड मिल्क को सडनली आप लो टेम्परेचर पे ठंडा कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए पैस्चराइजेशन करी जाती है ताकि आपके जो भी बैक्टीरिया है उस मिल्क में वो खत्म हो जाए। अब आपका जो पैक्ड मिल्क होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैरायटी का होता है। रेगुलर मिल्क हो गया, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क। तो क्या मतलब होता है इन सब का? इन सब के अंदर फैट कंटेंट जो होता है वो बताया जाता है। अगर आप टोन्ड मिल्क की बात करो तो उसमें 3% फैट है। अगर आप डबल टोन्ड की बात करो उसमें 1.5% फैट है। और स्किम्ड की बात करो तो उसके अंदर 0.5% से भी कम फैट है। तो अगर आपको लो फैट मिल्क पीना है, अगर आप चाहते हो कि आपको फैट नहीं चाहिए आपको अपनी डाइट में, तो आप लो फैट मिल्क पी सकते हो, स्किम्ड मिल्क पी सकते हो, क्योंकि उसके अंदर 0.5 से भी कम परसेंट फैट है। देन होमोजेनाइज मिल्क क्या होता है? होमोजेनाइज मिल्क होता है जिसके अंदर फैट होता है। फैट होमोजेनाइज फॉर्म के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जितने भी आपका होमोजेनाइज मिल्क होता है, जब आप उसको गर्म करोगे तो उसमें मलाई बन जाएगी उस मिल्क में। और ये आपका जितने भी यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। देन आपका इवेपोरेटेड मिल्क होता है। इवेपोरेटेड मिल्क क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 1 लीटर दूध लाए, ठीक है, और वो इवेपोरेटेड मिल्क था। अब क्या किया आपने, उस 1 लीटर दूध को गर्म कर दिया। गर्म करने पे क्या हुआ, ये 1 लीटर दूध आपका 500 मिलीलीटर बन गया, कम हो गया। मतलब 1 लीटर दूध आपका 500 मिलीलीटर जितना रह गया, बस आधा हो गया पूरा। तो जब आपकी क्वांटिटी दूध की गर्म करने पे 50% कम होती है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेटेड मिल्क। और अगर ये 25% कम होती है दूध गर्म करने पे, तो उसको हम कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं। अब आते हैं हमारे पास डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, कि आपका जब आप कोई भी न्यूट्रिशन आपका खराब होता है तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूरोलेथायरिज्म। न्यूरोलेथायरिज्म किस चीज की वजह से होता है? एक टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं BOAA टॉक्सिन। ये आपका खेसरी दाल के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप खेसरी दाल खा रहे हो तो ये टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपको न्यूरोलेथायरिज्म की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम में होता क्या है, सबसे पहली स्टेज होती है इसके अंदर लेटेंट स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि उसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, उसकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आएंगे। तो इस केस के अंदर लेटेंट स्टेज के अंदर जब सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो ये ठीक किया जा सकता है कि आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर आप खेसरी दाल जो आप खा रहे हो जिसमें टॉक्सिन है वो मत खाओ। तो लेटेंट स्टेज के अंदर पेशेंट जो है वो ठीक करा जा सकता है, पेशेंट कैन लिव। उसके बाद स्टेज आती है नो स्टिक स्टेज। नो स्टिक स्टेज का मतलब है कि जो पेशेंट है उसका जो चलने का तरीका है वो खराब होने लग गया है थोड़ा बहुत। इतना खराब हुआ है कि मतलब वो चल सकता है, इतना ही खराब हुआ है सिर्फ। नेक्स्ट स्टेज आती है वन स्टिक स्टेज। वन स्टिक स्टेज का मतलब है कि उस बंदे की जो चलने का तरीका है वो इतना खराब हो चुका है कि उसको एक छड़ी लेके चलना पड़ रहा है, उसको सहारे की जरूरत पड़ गई है, उसको एक छड़ी के सहारे की जरूरत पड़ गई है, इसीलिए उसको वन स्टिक बोला। वन स्टिक मतलब एक छड़ी चाहिए उस बंदे को चलने के लिए।
देन 2 स्टिक स्टेज आती है। 2 स्टिक स्टेज के अंदर उस बंदे को 2 स्टिक चाहिए होती है चलने के लिए, सहारा चाहिए उसको अब चलने के लिए, इतनी प्रॉब्लम हो चुकी है उसके जॉइंट्स में। नेक्स्ट लास्ट स्टेज आती है इसके अंदर, क्रॉलर स्टेज। क्रॉलर के अंदर वो बंदा चल ही नहीं पाता, बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाता। अब इसको आप ट्रीट कैसे करोगे इस कंडीशन को? सबसे पहली बात तो वो दाल छोड़ दो खानी, खेसरी दाल। दूसरा, विटामिन सी का प्रोफाइल एक्सेस आप दे सकते हो उस पेशेंट को। देन नेक्स्ट डिजीज आती है हमारे पास, एपिडेमिक ड्रॉपसी। एपिडेमिक ड्रॉपसी जो होती है ये बेसिकली सैंग्विनरीन टॉक्सिन से होती है। जो सैंग्विनरीन होता है ये आपके मस्टर्ड सीड्स के साथ मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सीडेंटली अगर आप अपने घर के अंदर मस्टर्ड सीड्स लेके आ रहे हो, दाने लेके आ रहे हो उसके सीड्स के, तो गलती से वो सैंग्विनरीन टॉक्सिन भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर होते हैं देखने में। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको ग्लोकोमा हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, आपको एडिमा हो सकता है, आपके सूज सकते हैं आपके पाँव, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपको एपिडेमिक ड्रॉपसी में। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? एक NACT टेस्ट होता है, तो आप इस टेस्ट के अंदर डिटेक्ट कर सकते हो कि ये सैंग्विनरीन टॉक्सिन है या नहीं। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि जो आपकी मस्टर्ड सीड है उसके अंदर सैंग्विनरीन है। अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब टॉक्सिन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास फूड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ मतलब ब्रांचेस होती हैं हमारी फूड क्वालिटी की, जो कुछ मतलब बेसिकली बॉडीज होती हैं हमारी देश में, जो कि आपकी फूड की क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे कि फसाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई एक्ट होता है एक, कि जो भी आइटम, कोई भी आइटम जो आप न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए ले रहे हो, चाहे आप उसको कुक कर रहे हो या उसको बना रहे हो या जैसे भी आप ले रहे हो, वो फसाई अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि कोई भी आप फूड आइटम खरीद के लाओगे मार्केट से, उसके पीछे न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, न्यूट्रिशन जितनी भी उनकी कॉम्पोजिशन होगी वो लिखी होगी, और लिखा होगा नीचे फसाई अप्रूव्ड। तो जितने भी आपकी फूड आइटम्स हैं, जो जिन न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए आप खा रहे हो, वो सारी फसाई अप्रूव्ड होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फूड प्रोडक्ट है जो आपको 12 ग्राम फैट दे रहा है और 40 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। बट अगर फसाई टीम आ गई वहां पे और आपके फूड प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया, और उसमें निकला 5 ग्राम फैट और 30 ग्राम प्रोटीन, जबकि होना कितना चाहिए था? 12 ग्राम फैट और 40 ग्राम प्रोटीन। तो इमिडिएटली जो फसाई है वो आपका जो फूड प्रोडक्ट है उसको कैंसिल कर देगी, और आपका लाइसेंस भी इसके अंदर कैंसिल हो सकता है। तो आप जो प्रोमिस कर रहे हो फूड प्रोडक्ट में न्यूट्रिशनली, वो पूरे होने चाहिए। देन एक होता है हमारे पास एग मार्क। एग मार्क जो होता है वो जितनी भी रॉ आइटम्स होती है ना, मतलब रॉ आइटम्स एज इन गेहूं हो गया, दालें हो गई, जो एकदम रॉ है आइटम्स, कच्ची है एकदम, फ्रेश मतलब रॉ है, तो उन आइटम्स के लिए एग मार्क होता है। एक होता है हमारे पास कोडेक्स एलिमेंटरिस। तो कोडेक्स एलिमेंटरिस जो होता है, अगर किसी भी इंसान को नेशनली अपने इंटरनेशनली अपने रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं, तो उन लोगों को कोडेक्स एलिमेंटरिस का लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे मैकडी, डोमिनोज, ये सारे हो गए, इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो नॉट ओनली इंडिया, बाहर भी हैं। तो वो कैसे हैं? बेसिकली उनके पास कोडेक्स एलिमेंटरिस है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है फूड क्वालिटी का। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अपने रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन करने हैं वर्ल्ड वाइड, तो आप ये कर सकते हो। देन हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B12। ये आपका 160 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और अगर आपको चेक करना है कि आपका विटामिन B12 कितना है, तो आप जाके अपना सीरम B12 टेस्ट करवा सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितना विटामिन B12 है। देन अगर आप विटामिन K चेक करवाना चाहते हो, तो आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपना चेक करवा सकते हो। अगर आपको प्रोटीन चेक करना है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन कितना है, तो आप सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ट्रांसफेरिन एंड TB प्री एल्ब्यूमिन चेक करा सकते हो। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके रिमार्क्स हैं, कि अगर आपको B12 चेक कराना है तो आप ये कराओ अपना टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाओगे, तो उस बंदे को आप बोल सकते हो कि सीरम B12 चेक करना है मेरा, मतलब टेस्ट करवाना है। तो सीरम B12 आपको टेस्ट करके बता देगा। सीरम B12 टेस्ट करवाने से क्या होगा? आपको B12 पता चल जाएगा आपकी बॉडी में कितना है। अगर मैं ये पूछती हूँ कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर कल टेस्ट है, तो अगर मैं उसमें ये पूछ रही हूँ कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है उससे क्या पता चलेगा?
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपना प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करवाओगे तो आपको विटामिन के पता चलेगा आपकी बॉडी में कितना है। ठीक है, तो ये पूरा आपका न्यूट्रिशन था, ये खत्म हो चुका है। तो इसमें हमने सारा न्यूट्रिशन जो था वो कवर कर लिया है, प्रोटीन से लेके फैट, देन आपका डेली डाइटरी अलाउंस कितनी होनी चाहिए, देन आपका आयोडीन, जिंक, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट्स, देन सारी चीज़ें लाइक एग्स, मिल्क, राइस, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। फिश एंड टाइप्स ऑफ मिल्क, जितने डिजीजेस हो सकते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है इसमें।